नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं टोटो मिशन यूपी 2027 के लिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर की धरती से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने यूपी के चुनावी समीकरण को पूरी तरह से हिला देने वाला एक बड़ा पासा फेंका है। ओवैसी ने साफ तौर पर ऐलान किया कि वो बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए किसी भी दल से गठबंधन करने को तैयार है। ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ देश और प्रदेश के तमाम विपक्षी दलों से एकजुट होने की सीधी अपील की है। लेकिन इस बड़े सियासी दांव के बाद देश और सूबे के राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी अपनी चुनावी पिच पर एआईएमआईएम को जगह देंगे? क्या इंडिया गठबंधन यूपी की जंग में ओवैसी के इस खुले ऑफर को स्वीकार करेगा, या फिर ओवैसी का ये दांव विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक में सेध लगाने की एक नई रणनीति है? एक तरफ जहां ओवैसी सम्मानजनक हिस्सेदारी और बराबरी के हक की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में इस बात को लेकर गहरी खामोशी है कि ओवैसी के साथ आने से फायदा होगा या नुकसान। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेक्युलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है। चुनाव जीतने की गारंटी जनता जनार्दन का विश्वास और भरोसा होता है। पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम होते हैं और नेतृत्व का इकबाल होता है। ओवैसी साहब चुनाव गठबंधनों से नहीं जीते जाते। इंडी गठबंधन बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा है और ओवैसी साहब आप भी लगातार किसी न किसी गठबंधन के पार्ट रहते हैं, लेकिन जनता का विश्वास भरोसा जिसके पास होता है वही चुनाव में जीतता है। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथी जिस तरीके की धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल इंडिया गठबंधन के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, सपा के लिए कर रहे हैं, क्या धमका करके वो गठबंधन होता है? ओवैसी साहब, दोनों चीजें मत रखिए। गठबंधन की बात करनी है तो बात कीजिए, लेकिन गठबंधन को जिस तरीके से आप धमका करके करने की बात कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा देश, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी समाज, अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज, वो सब देख रहा है। वो जानता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इंडिया गठबंधन में आकर के एक जासूस की भूमिका निभाना चाहते हैं, डिस्ट्रॉयर की भूमिका निभाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। बड़े सवाल ओवैसी से विपक्ष को परहेज क्यों? क्या अखिलेश थामेंगे ओवैसी कहा? ओवैसी साथ आए तो किसका नुकसान? ओवैसी का ऑफर मजबूरी या रणनीति? क्या ओवैसी के बिना बीजेपी हारेगी? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अरविंद सिंह जी, बीजेपी नेता, आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी नेता, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस नेता, मनमोहन कामा जी, एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का दो टूक में स्वागत है। आशीष, मेजर आशीष जी, जो आप लोगों का मकसद वही ओवैसी का मकसद। जब मकसद एक हो तो साथ जरूरी है, ओवैसी भी यही कह रहे हैं, तो ये दूरी क्यों, साथ क्यों नहीं? देखिए, ओवैसी का मकसद एक ही है, केवल भारतीय जनता पार्टी को जितवाना। आपने बिहार का चुनाव देखा होगा, वहां चाहे आपने बंगाल का चुनाव देखा होगा, या उनका प्रयास हमेशा से यही रहता है कि वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए। वो कैसे माहौल बनाएंगे? वो इस तरह माहौल बनाते हैं कि वो जो बहुसंख्यक समाज है, यानी हिंदू समाज, उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करवाएंगे और मुसलमानों को एकजुट होने की नसीहत देंगे। इससे वो भाजपा का ध्रुवीकरण भी करते हैं कि भाई जो हिंदू वोट है हम भाजपा के पक्ष में पोलराइज कर दें, और दूसरी मंशा होती है मुसलमानों को उनका हितैषी दिखाते हुए उस वोट को अपनी तरफ खींच के
जब आप कुछ वोट जो है वो वहां से काटेंगे तो जो आने वाला चुनाव है तो जो विपक्ष वहां लड़ रहा होगा उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का उनको भरपूर साथ मिलता है। सदन में अमित शाह जी बहुत कंसर्न थे, उनके लिए बहुत चिंतित थे कि ओवैसी की सुरक्षा, ओवैसी जी ने जब मना कर दिया था मैं वाई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, तो सबसे पहले अमित शाह ही वहां खड़े हुए थे सदन के अंदर, ये ऑन रिकॉर्ड है कि भाई नहीं, आपको सुरक्षा लेनी चाहिए। और आज तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके भाई के द्वारा 15 मिनट वाला बयान हम सबने देखा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नहीं की जाती है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ में आता है ना कि हम एक दूसरे को जो है खिलाफ तो बोलेंगे, लेकिन फायदा हम एक दूसरे को ही पहुंचाएंगे। दोनों की राजनीति एक है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि वो कहती है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हिंदू तुम खतरे में आ जाओगे। वही चीज को पलट करके ओवैसी बोलते हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मुसलमान तुम खतरे में आ जाओगे। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए ये दूरी है। वरुण पुरोहित जी, आपके प्रवक्ता तो अभी जासूस बता रहे थे, लेकिन सवाल घूम फिर कर वही कि मुसलमान वोट बटे ना उत्तर प्रदेश में, इसलिए कहा जा रहा है कि साथ आ जाइए आप लोग। देखिए, मेरी थोड़ा सा विचार भिन्न है सब लोगों से। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सेंट्रिक सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल तो रही नहीं पार्टी विद द डिफरेंस, तो इस समय ढोंग पाखंड रच के देश को बेचने का, किस हिसाब से देश का बंटाढार कर रहे हैं, उसको अगर रोकना है सबको साथ आना आवश्यक है। ओवैसी साहब ने खुद ने आगे आकर प्रस्ताव किया है, हो सकता है भाषा का खुद की अपनी दुकान जमाए रखना पड़ता है, अगर मान लो अलायंस नहीं हो तो सब गले पड़ जाए, वह अलायंस कर लेता है, अब ऐसी भाषा में क्यों है? भाषा तो सुधर जाएगी और वोट का बिखराव नहीं होना चाहिए। आपने सही कहा, वोट का बिखराव नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहिए, हमारा जो एक विचार बनाया है सबने मिलकर के, उससे अगर वो समर्थन में आते हैं, उसकी लाइन पर चलते हैं, कोई आपत्ति नहीं। सीट शेयरिंग कोई बड़ी बात नहीं, सब वरिष्ठ लोग बैठेंगे, सीट शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन सब पार्टियों को आना आवश्यक है। हमारे लिए कोई बुरा नहीं, लेकिन मैंने कहा इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन, जो भी आप शब्द कह रहे हैं, हम उसके जो हमारा सामान्य कॉमन कोड जैसे बनाया है उसके अनुसार अगर वो चुनाव लड़ते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कोई मैं तो सभी के लिए कह रहा हूँ। ओवैसी की तो कर दी ना मैंने। वैसे तो खुद आगे से आके बोल रहे हैं कि भाई हमें शामिल कीजिए, अपने साथ ले लीजिए। मैंने तो कहा है अब ना, कैसे माने वो? अब मतलब क्या करे कि आप लोग मान जाए? जी, बस इंडिया ब्लॉक के जो विचार हैं, उनका जो हमारा कॉमन कोड है उसको माने और आए, शामिल हो जाए। राहुल जी से, अखिलेश जी से बात। गामा जी मान नहीं रहे हैं क्या? आपकी पार्टी या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मान नहीं रहे हैं क्या? मनमोहन गामा जी, बड़े भाई की जी भी नींद हराम है कल के प्रोग्राम से। अभी तो ये झांकी है, लंबी लड़ाई बाकी है, और बात हिस्सेदारी की है। लोकतंत्र में उसी समाज का उत्थान हुआ है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी रही है। और आज उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उत्तर प्रदेश की आवाम चलने को तैयार है। सहारनपुर में मैं खुद 10 दिनों से था। 10 दिनों तक गली गली में मैंने जाके देखा है, लोगों का प्यार जिस तरीके से मिला। कोई गाड़ी की व्यवस्था हमने नहीं की थी, कोई खाने की व्यवस्था हमने नहीं देखिए, हमने सिर्फ उन्हें ये कितना सफल रहा इसका, कितना सफल रहा रैली, कितनी सफल, कितनी भीड़ जुटी, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ गामा जी। भविष्य में क्या तय होगा इससे इसकी बात कीजिए। और ये भी जरूरी नहीं कि भीड़ इकट्ठा कर ले तो वो वोट बैंक में तब्दील हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी नेता को देखने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, वोट देने के लिए नहीं। देखिए, भीड़ नहीं, वो पहुंचते हैं, लेकिन अब वो पिछले वाला 2017-22 वाली बात आप खत्म कर दें। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तय कर लिया है कि अपना झंडा अपना डंडा होगा, और वो मुख्य धारा से जुड़ने को बेकरार है। और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इंडी गठबंधन हो, इनसे बार बार हमारे नेता हर मंच से, चाहे वो मटेरा का मंच हो बहराइच का, या फिर आपको नजीबाबाद का मंच हो बिजनौर का, या फिर सहारनपुर का, और फिर 25 तारीख को मुरादाबाद में आने वाले हैं, वो हर मंच से उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को दोबारा सरकार बनाते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन गठबंधन वालों, अगर तुम मनमोहन गामा जी कि भाजपा की सरकार, मनमोहन गामा जी, तो गठबंधन में लो। मैं देखिए, आप लोग वही कह रहे हैं ना, अपना झंडा अपना डंडा, यानी कि पतंग उड़ाए मुसलमान, साइकिल का साथ छोड़ दे, ना साइकिल के कैरियर पर बैठे, ना डंडा पे बैठे, ना साइकिल चलाए, और ना हाथ पकड़े।
यानी कि पंजा सहारा ना बने उनका। आप कह रहे हैं कि पतंग उड़ाए, लेकिन एक सवाल ये बता दीजिए कि कल को साथ हो भी जाते हैं आप लोग। बात सुनिए गामा जी, एक बात सुनिए। जो आप बात कर रहे हैं वही डर तो उन्हें लग रहा है, विपक्षी दलों को, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, के साथ में आ जाएंगे, बस मुसलमान करेंगे, जो बाकी हमारे साथ हिंदू हैं वो तो चले जाएंगे बीजेपी के साथ। हम तो ठगे हुए महसूस हो वो करेंगे, उन्हें लगेगा कि हम तो ठगे गए। शायद इन्होंने हमारे नेता की स्पीच को सही से नहीं सुना। उन्होंने कहा मैं कौम प्रस्त नहीं हूं, मैं इंसाफ प्रस्त हूं, मैं संविधान की बात करता हूं। संविधान जो सबको बराबर का, एक तरफ अपना डंडा अपना झंडा कर रहे हैं और दूसरी तरफ सबकी बात कर रहे हैं। आप पहले क्लियर करते चलिए ना। क्यों लग रहा? देखिए, अगर आज आजम साहब के साथ ये हालात पैदा, अब आजम पर कहां चले गए? क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी में 111 विधायक, 37 सांसद, क्या वो सड़कों पे नहीं उतर सकती? अब आजम पर कहां चले गए? उठाया जा रहा है। अब आजम पर कहां क्यों चले गए? यानी कि अगर आज नहीं अगर आज राजभर अगर 5% की राजनीति करके वो मंत्री बन सकते हैं, 4 विधायक 5 विधायक। हाँ, क्योंकि वो यूपी से है। 2% जाट समुदाय, क्योंकि वो यूपी से है। कहा जाएगा कि देखिए आप लोग कहां से आ गए हैं, जब भी चुनाव पड़ता है आप लोग कूद जाते हैं। तो हम भी तो यूपी बुरिया आप है ना यूपी से, आपके नेता यूपी से नहीं है ना। हमारे राजभर की पार्टी की उत्पत्ति यूपी से है। चाहे हम संजय निषाद को ले ले, उनकी पार्टी उत्पत्ति यूपी से है। अनुप्रिया पटेल को ले ले, पार्टी उनकी यूपी से, उनकी उत्पत्ति है। उत्पत्ति होने का मतलब हिंदुस्तान का हर कोना हमारा है ना। हाँ ठीक है, कल को AIADMK एक दागे में, हाँ सब आ जाएंगे, सब आके यहाँ चुनाव लड़ने लगेंगे। TMC आके चुनाव लड़ने लगे, शिवसेना आके चुनाव लड़ने लगे, उद्धव गुट चुनाव लड़ने लगे। चलो चुनाव आ गया, चलते हैं। कोई तरीका थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ ना, विषय पर आ जाइए। मेरा सीधा सा सवाल था। देखिए बीजेपी के नेता भी हैं हमारे। एंकर महोदय, आज मेरा वजूद है उत्तर प्रदेश में। हाँ है, हर चुनाव में रहता है आपका वजूद। उत्तर प्रदेश में वजूद हमारा है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, तो वजूद है तो लड़िए ना। तो क्यों ये सिफारिश क्यों कर रहे हैं कि हमें मिला लीजिए, हमें मिला लीजिए? नहीं, देखिए 2022 में 0.5% वोट हमें मिलता है, और नगर निकाय के चुनाव में हमें कुछ भी है, वोट मिला है साहब। कुछ भी है कि वो सीट किसके खाते में गई, मायने ये है वोट शेयर लेकर आप लोग अपना ढिढोरा पीटते रहिए। अगर है आपके पास, आप लोग वाकई भरा पूरा बैठे हुए हैं, तो फिर क्यों दुहाई दे रहे हैं कि नहीं हमें भी शामिल कर लीजिए, अपने साथ ले लीजिए? नहीं तो 200 सीटों पर एक तरफ आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, एक तरफ आप ललकार रहे हैं, दूसरी ओर धमकी भी दे रहे हैं, तमगा दे रहे हैं। देखिए प्रार्थना नहीं, यानी कि ये तो गठबंधन राजनीति चल रही है। ठीक है, आप करते रहिए। अरविंद सिंह जी, योगी बाबा ना आए तो अरविंद सिंह जी को तैयार है। चुनाव होता है तो आप लोग अपनी बी टीम बुला लेते हैं क्या? सहारनपुर से शुरुआत कर दिए, और वो बी टीम कह रही कि नहीं हम आप दूसरे टीम के साथ खेलना चाहते हैं। आरोप लगाना गलत है साहब। नहीं, मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ। ये विपक्ष का कहना है कि बी टीम है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो बता दिया जासूस है, इनको शामिल कर लेंगे, जाके सारी बातें बीजेपी को बता देंगे। ये सब जी से पूछो ना, आप जब योगी जी के साथ बैठते क्या आजम खान की कब्र खोदने की तैयारी करते हैं? अरविंद सिंह जी, अब कहाँ आजम पर योगी जी के साथ बैठते हैं तो आजम खान जी, मैं जवाब देता हूँ, इनको चुप तो कराइए। एक साथ दो लोग कैसे बोलेंगे, उनको शांत कराइए, फिर मैं अपना बी टीम है आपकी, ये विपक्ष कहता है। देखिए, कौन ए टीम है कौन बी टीम है दुनिया जानती है। सबको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के पार्टनर रहे हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, और आज भी जब वो गठबंधन की बात करते हैं, समझौता की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन और समझौता से की बात नहीं करते। वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस से गठबंधन की बात करते हैं, उन दलों से गठबंधन की बात करते हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की भारतवर्ष में राजनीति करती है। मैं आपके माध्यम से एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जिस मुस्लिम तुष्टीकरण के क्लास के विद्यार्थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां हैं, उस मुस्लिम तुष्टीकरण के क्लास के मॉनिटर असदुद्दीन ओवैसी है। इसी नीति पर जब ये चलते रहे तो इनको असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप एक दिन स्वीकार करनी पड़े, और कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया है।
उस दल के साथ जिसने भारत का विभाजन किया, मुस्लिम लीग, उसके साथ मिलकर केरल में चुनाव लड़ी है और सरकार बनाई हुई है। एक बात और आपके माध्यम से कहूंगा, कांग्रेस के नेता आदरणीय वरुण पुरोहित जी हैं, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल पार्टी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस वास्तव में ओरिजिनल पार्टी है। 1885 में एयो ह्यूम एक विदेशी द्वारा विदेशी सोच के साथ स्थापित हुई और आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विदेशी मूल के व्यक्ति सोनिया जी के परिवार के द्वारा और विदेशी सोच के द्वारा संचालित होती है। तो भारतवर्ष में यदि वास्तविक कोई ओरिजिनल है वरुण जी के हिसाब से, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, विदेशी के द्वारा स्थापित और विदेशी मूल के व्यक्ति के परिवार के द्वारा संचालित, विदेशी मानसिकता के साथ। इस बात के लिए मैं वरुण पुरोहित जी का हृदय से आभार करूंगा। उनके बात का मैं समर्थन करता हूं कि अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको इन्होंने बरकरार रखा है, उस पर ये गर्व कर सकते हैं। हम भारत और भारतीयता की बात स्थापना के अपनी समय भी करते थे और आज भी करते हैं। हम पहले दिन हमने कहा 370 हमें स्वीकार नहीं है और हमेशा उसको कहते रहे। हमने पहले दिन कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, हम आज भी कहते हैं। हम आज भी कहते हैं कि वंदे मातरम पूरा गाना गाया जाना चाहिए, पहले भी करते थे। हमने कभी मुद्दों से समझौता नहीं किया, हमने कभी मुस्लिम लीग से समझौता नहीं किया, हम कभी असदुद्दीन ओवैसी जैसे पार्टियों के साथ नहीं गए। ये कांग्रेस और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते रहे, उनके चरित्र में रहा है, उनके कैरेक्टर में रहा है। आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं, लेकिन इस देश में सबसे बड़ी जो मालिक है, जज है, वो जनता है और जनता लगातार अपना निर्णय सुना रही है। और आगामी चुनावों में भी देखिएगा जनता का निर्णय आएगा, क्लियर कट आएगा और भारतीय जनता पार्टी अपने नीति पर, नियम पर, नीति पर और नियत पर, काम पर भरोसा रखती है, अपने संगठन पे भरोसा रखती है और देश के जनता पे भरोसा रखती है। हम विदेशों में जाकर राहुल गांधी जैसे नहीं करते। अरविंद सिंह जी, तो फिर ये आरोप क्यों लगता है कि बुला लेते हैं ओवैसी साहब को आप लोग? इनके आरोप लगाने के अलावा काम क्या है? जिस पार्टी का नेता जब जिस समय पार्लियामेंट चल रहा हो उस समय नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद वो विदेश चला जाता हो, जिस समय बंगाल के चुनाव चल रहे हो उस समय अपने पार्टी का वो मनोबल न बढ़ाए, विदेश भ्रमण पे चला जाए, तो पराजय तो आएगा इनके हिस्से में। और कुछ न कुछ मुंह छुपाने के लिए, बहाना बनाने के लिए कहना होगा ना, कुछ तो कहेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं, जमीन पर उतरते नहीं है, जनता की इश्यूज को उठाते नहीं है, तो आरोप लगाने के लिए लगाते। ठीक है मेजर साहब, ये दूरी जरा समझाइए हमें कि नुकसान होगा अगर मान लेते हैं कि मिला लेते हैं ओवैसी साहब को, तो नुकसान होगा या फायदा होगा? क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है। देखिए, ओवैसी जैसे लोगों से समझौता कोई भी ठीक पार्टी कभी नहीं करेगी, क्योंकि ये वही देश को विभाजन में ले जाने वाली राजनीति है। आशीष जी, इसलिए एक चीज मुझे जो याद है, जरा ये क्लियर कर दीजिए, यही उत्तर प्रदेश में एक पीस पार्टी से भी समझौता हुआ था ना आप लोगों का? हाँ, लेकिन वो देखिए, वही मैंने कहा ना कि वो इस तरीके की राजनीति को अब किनारे करना होगा जो धर्म के आधार पे चल रही हो, लोगों को बांटने के आधार पे चल रही हो, उसके हम कभी भी हित में नहीं, क्योंकि वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं। अभी ओवैसी का जिक्र हुआ, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी AIM, जिसको अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे कि देश का विभाजन कराने वाली थी, आपने तो उसके साथ महाराष्ट्र में एक सीट पे समझौता किया था ना, आपका गठबंधन था ना उनके साथ, AIM के साथ था आपका महाराष्ट्र में। आप बताइए ना, आपको पता नहीं है शायद, तो आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी और कभी नहीं, नेवर, हमारा असदुद्दीन ओवैसी पार्टी से कोई समझौता नहीं हुआ। झूठ मत बोलिए आशीष जी। दूसरी बात, अभी असदुद्दीन ओवैसी से यदि किसी पार्टी का समझौता हुआ है तो कांग्रेस का। धारा 370 का जिक्र करते हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि धारा 370 आपने हटाई नहीं, उसका एक सब क्लॉज हटाया है, केवल एक सब क्लॉज। आपने धारा 370 आपने तो कहा कि कहाँ ले जा रहे हैं आशीष जी? वो आशीष ऐसा ही है, कहाँ ले जा रहे हैं इस चर्चा को? कहाँ ले जा रहे हैं? हमने नल कर दिया। आशीष चतुर्वेदी, आशीष चतुर्वेदी, मेजर साहब, अगर देखिए विपक्षी दलों की बात करें तो सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है अभी, ठीक। अभी इन्होंने जिक्र किया उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनावों का। मेजर साहब, मेरा सीधा सवाल है, जो पहले का सवाल है उसका जवाब दे दूं।
दे तो दिया। नहीं, उन्होंने कहा 2027 का चुनाव, तो 2027 उन्हें छोड़ के दीजिए ना, चुनाव मेरे उत्तर सवालों पर ध्यान प्रदेश दीजिए। में मैं ये कह दूं कि अभी पंचायत के चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश उन्हें में, छोड़ दीजिए, और मेरे सवाल इन्होंने का जवाब कराए दे नहीं, दीजिए। जबकि हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि आपको चुनाव कराने चाहिए। छोड़ लेकिन दीजिए ये ना, डरते इधर मारे इधर आ चुनाव नहीं जाइए, लड़ पा ओवैसी रहे पर हैं। आ जाइए, ओवैसी पर। अरे मैं तो वही तो बता रहा हूं कि छोड़ दीजिए। ये पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे, हाईकोर्ट में गए, हार गए भारतीय जनता आप पार्टी लोगों की के पास सरकार। ज्ञान कि बहुत आपको है। चुनाव कराना पड़ेगा, वो भी आप लोगों बगैर के पास ईवीएम ज्ञान के। बहुत तो है, ये अगर चुनाव मैं कराने का के लिए बोलूंगा बस तो एक आप मौका क्या आएगा। तक सुना देंगे, ये मुझे वही तो पता बता है। रहा हूं आपको। मैं का बोलूंगा, आप लोग क्या तक सुना देंगे, मुझे पता है, लेकिन अरे मैं सब्जेक्ट आपको पर रहिए। बिल्कुल अभी अगर तो का बता की रहा हूं, बात करें तो हाईकोर्ट का की ही फैसला बात है। की जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पंचायत ठीक चुनाव है, कराने मेजर की हिम्मत साहब, जुटा मेजर पा रही है? साहब, हमारे मेजर लिए तुलना साहब, करने की हैसियत ही नहीं है मेजर इनकी। साहब, ओवैसी साहब का ये भी कहना है कि नहीं हुआ तो हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 200 सीट ऐसी बहुत मायने रखता है। 50% की बात कर रहे हैं, 50% उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट की। नुकसान समाजवादी पार्टी का ना कर दे, फिर इसे भी सोचना होगा ना। समाजवादी पार्टी का कौन नुकसान कर रहा है ये मुद्दा नहीं है, इस देश का नुकसान कौन कर रहा है ये मुद्दा है। इस देश का नुकसान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसने 24,500 स्कूल बंद कर दिए उत्तर प्रदेश में। 150 बार 2014 से पर्चे लीक हो गए। अन्य 93,000 स्कूल बंद हो गए। 120 साइंटिस्ट ने इसरो से इस्तीफा दे दिया। हमारे देश की करेंसी गिरती जा रही है। पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं। हर चीज में तो बर्बादी हो रही है। ये जनता के मुद्दे हैं, जनता इन्हीं पे वोट देगी। अब तंग आ चुकी है इनसे कि हिंदू खतरे में। उधर ओवैसी जी बेवजह की बातें कर रहे हैं। देखा है कि कैसे लूट मची हुई है वहां पे। मैं गामा जी को कहूंगा, ओवैसी जी को समझाइए कि देश में माहौल अलग तरीके से बना हुआ है। विपक्षी दलों से वो प्रार्थना ना करे कि हमें सीटें दे दे या मिला ले, क्योंकि माहौल बन चुका है। आ रहे गामा साहब, आ रहे हैं। पुरोहित जी भी है, पुरोहित जी भी है। एक मिनट गामा साहब, मनमोहन गामा, एक मिनट थम जाइए। पुरोहित जी भी हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। माहौल तो बन चुका है, अब क्यों? आप भी कह रहे थे सबको शामिल हो जाना चाहिए। अब तो एक तरफा जीत है। कैबिनेट में कौन कौन रहेगा सब लिख दिया गया होगा। मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, 3 डिप्टी सीएम, पूरा कैबिनेट बन गया होगा, है ना पुरोहित जी? फाइनल कर दिए होंगे ये। पुरोहित जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। राहुल जी आवाज आ रही है? आ रही है। बिहार की तरह मैं ये कह रहा हूँ कि नैरेटिव क्रिएट करना शुरू हो गया। कृष्ण जन्मभूमि का कार सेवा शुरू कर दी। आप पूछ रहे हो कैबिनेट बन गई होगी, ये सब चीजें क्या है, कपोल कल्पित। नहीं, नैरेटिव नहीं, मेरा सीधा सा सवाल था। ठीक है, मैं मेजर जी वाला सवाल आपसे कर लेता हूँ। क्यों? उनका कहना है वैसी साहब का कि अगर नहीं शामिल करते तो मैं 200 सीटों पर लड़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि 50% विधानसभा की सीटें कवर हो गई, और ये नुकसान आप लोगों का ही होगा, क्योंकि वोट कटेगा, नुकसान आप लोगों का। तो मेजर साहब का कहना है कि अरे इससे कुछ नहीं होने जाना, देश में हाहाकार मचा हुआ है, हम जीत जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा अब तो आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट पूरा बन गया होगा। कितने मुख्यमंत्री? एक ही होगा वैसे, और उप मुख्यमंत्री कितने, कौन सा कैबिनेट किसके पास, विभाग किसके पास, अब तो तैयार हो गया होगा, क्योंकि बीजेपी हारने वाली है आप लोगों के मुताबिक। और वैसे साहब हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें शामिल कर लीजिए। मैं बोलूं? हाँ, आप ही की बारी, आप ही बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ मेजर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेजर साहब की मेरी बात में कई डिफरेंस नहीं, आपकी में भी नहीं। वोट नहीं कटना चाहिए, कैसे भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो देश को सर्वनाश किया जा रहा है, उसको रोकना है। तो मैं कह रहा हूँ 0.5% और 0.25 वो जो सारे दल आए, मैं तो कह रहा हूँ अपना दल भी जो एक टुकड़ा बीजेपी के साथ क्या, अनुप्रिया पटेल भी छोड़ के आ सकती है। उनको लगेगा भाई बीजेपी जा रही है, तो ये सब लोग परेशान तो ही है। परेशान है तो किसी न किसी तरह मुक्ति चाहते हैं, पब्लिक मुक्ति चाहती है, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव? तो ऑल्टरनेट है विपक्ष सारा एक साथ हो जाएगा। आपको ध्यान होगा सन 77 में इंदिरा जी जैसे इतनी स्ट्रॉन्ग लीडर, जिसके बारे में तो कोई सोच नहीं सकता, पूरी जनता पार्टी का फॉर्मेट भी नहीं बना था, लेकिन जनता ने मानस बना लिया, हटा दिया। तो जनता इस सरकार से तंग आ गई, जबकि उस समय तंग नहीं आई थी, इमरजेंसी से फायदा हुआ था हम जनता को, लेकिन एक नैरेटिव क्रिएट हो गया, जनता के दिमाग में आ गया। ये तो जनता राम मंदिर, ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी नहीं समझ रहे हैं। सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, अपने अपने व्यू पॉइंट्स लग रहे हैं। अच्छा, इसीलिए अजय राय कह रहे हैं कि हम 403 पर तैयारी कर रहे हैं, आला कमान जो कहेंगे वो करेंगे। सुनते ही नहीं पूरी बात, तो बीच में काट कर। मैं कह रहा हूँ हर आदमी का अपना व्यू पॉइंट होता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई एक रोबोट की जैसे फॉर्मेट से निकल के सारे थोड़ी आ गए। हमारे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की मैं बात कर रहा हूँ। आपका अलग विचार है, मेरा अलग विचार है। विचार तो अंदर से ही उत्पन्न होता है, जिसकी जैसी समझ होगी उस हिसाब से। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है। ये बीजेपी जो मोदी सेंट्रिक, अभी जब बात की अरविंद जी ने कहा ओरिजिनलिटी,
ओरिजिनलिटी कांग्रेस विदेशी ने बनाई, तो कांग्रेस से तो आपकी उत्पत्ति हुई है। आपका कौन सा नेता संघ का है जो कांग्रेस में नहीं था? आप कांग्रेस से निकल के आए हो, आप तो एक ट्रिब्यूटरी हो गए उसके। इस कांग्रेस मेन रिवर है, आप ट्रिब्यूटरी हो, उसमें निकल के आप मोबाइल से बटन दबा रहे थे और क्या हमको तो कहीं नहीं चाहिए, सहयोग नहीं चाहिए, तो अच्छा, फिर ठीक है। दलों को क्यों दलों को इकट्ठा पुरोहित जी, अगर अखिलेश यादव नहीं पूछ रहे तो कम से कम आप लोग तो ओवैसी को पूछ लीजिए कि आइए, अगर हमें 25 सीटें मिलती है तो 5 सीटों पर आप लड़िए। अखिलेश जी, राहुल जी सब मिलके इसका निर्णय कर लेंगे। अखिलेश जी भी गहरे आदमी है, कोई उच्छृंखल में गामा जी इतनी जल्दबाजी क्यों है? बातचीत होगी ना। आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हमें शामिल कर लीजिए, दूसरी तरफ चेतावनी दे रहे हैं कि 200 सीटों पर लड़ूंगा। ये नहीं करना चाहिए, प्यार से मानिए ना गामा जी। है कि चले गए? हमारे प्रदेश जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब के है आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। हेलो, आ रही आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं, यूपी से नहीं गए, हमें लगा डिबेट से। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत नहीं, डिबेट से हम जाने वाले कहाँ? चुनाव के मैदान में मजबूती के साथ मिलेंगे आपको। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब के नेतृत्व में हम कार्यकर्ता 203 सीटों पे बूथ वाइज मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग भी गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं। अगर गठबंधन होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। चल छोड़ दे साथ मेरा, मुझे चलना आता है, हर आग से वाकिफ है, मुझे जलना आता है। किसके तो साथ? बीजेपी के साथ? चुनाव हम लड़ेंगे, राजनीतिक पार्टी हम है, हम कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रख रहे हैं। क्यों बीजेपी के साथ क्यों लड़ेंगे? हम बीजेपी को हराने के लिए लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी को हराएंगे, जो मुसलमानों को ठगा है, लुटा है, पिटा है, उसको हराने का काम करेंगे। किसको? समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं? मुख्य धारा से लाने का काम करके हिंदुस्तान को मजबूत करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कह रहे हैं क्या, या बीजेपी को? क्या तो जो किसे कह रहे हैं, जरा समझाते चलिए ना। अरे जिस पे किया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भरोसा, उत्तर प्रदेश के ही नहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों के ने भरोसा, उसी ने उनको लूटा है। किसका नाम बताऊं साहब? कभी सपा ने, कभी कांग्रेस ने। ठीक है अरविंद जी संक्षेप में, जिसको जहां मौका मिला हमें लगता है कि का ही काम किया है। 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए। और ये कांग्रेस के साथ ही बड़ी बारीकी से हम पे आरोप लगाते हैं। अरे बंगाल में आपका क्या था? आंकड़ा भी बढ़ गया है, 200 कह रहा था, 3 सीटें और बढ़ा दी गामा साहब ने। महाराष्ट्र में जाकर के हमारे इम्तियाज जलील को हराने का काम किया। अरविंद जी इनको चुप तो कराइए। देखिए, जिसको अपने काम पे भरोसा होता है वो अपने रास्ते पे बढ़ता है। न कांग्रेस को अपने काम पे भरोसा है, न समाजवादी पार्टी को अपने काम पे भरोसा है। इसीलिए हर 4 कदम चलने के बाद ये रास्ता बदलते हैं। एक बार समाजवादी पार्टी के लोग तुलसी बाबा को गाली देते हैं और 2 महीने बाद इनके नेता कहते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहिए। ये दोगलापंथी का पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति अपना घर खाली करते समय टोटी तक खोल कर लेकर चला गया हो, आप उनसे अपेक्षा करते हो प्रदेश का विकास करें। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो ग्रुप में जुड़ने के लिए। सहारनपुर से ओवैसी ने रैली की, विपक्षी दलों से कहा कि शामिल कर लीजिए, फिर लड़ाई लड़ी जाएगी बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि वैसी दूरी रहे तो सही है। कांग्रेस का कहना जासूस है, हमारे साथ रहेंगे, पता चलेगा कि बीजेपी को जाके सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन अब भी ओवैसी की पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि अगर बात नहीं बनी तो 203 सीटों पर लड़ाई होगी। सवाल यह है कि क्या ओवैसी के आने से फायदा होगा या नुकसान होगा, किसे क्या होगा, यह आकलन आप लोग जरूर कीजिए। 2 टूक में इतना है।